नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 85 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है, उसमें दूसरी सूची में जिन 64 लोगों के नाम हैं, उसे लेकर छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों से अलग अलग आवाज़ें सुनाई दे रही है। दरअसल ये विरोध के स्वर हैं। आमतौर पर ऐसे चुनाव के दौरान होता है, जब टिकटों का वितरण होता है तो असंतोष के स्वर सुनाई देते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर पुराने चेहरों को ही वापस से मैदान में लाकर भारतीय जनता पार्टी ने क्या बड़ा करने की कोशिश की है। इस बारे में जो अपने आप को राजनीति का पंडित समझते हैं, वो दावा कर रहे हैं कि भाजपा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए पुराने छत्रपों को मैदान में उतारा गया है। अगर मैं दो पुराने बड़े नामों की बात करूं तो डॉक्टर रमन सिंह जो राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं और रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल, इन दो नामों के अलावा ढेर सारे ऐसे पुराने नाम हैं, पुराने मंत्री हैं जिन्हें लेकर स्थानीय जनता में अभी भी आक्रोश है। तमाम तरह के विरोध के स्वर सोशल मीडिया में सुनाई दे रहे हैं। आखिर छत्तीसगढ़ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये कौन सा दांव चला? दरअसल 9 अगस्त 2022 को सांसद अरुण साहू को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने यह संदेश देने की कोशिश की थी कि अगला चुनाव यानी 2023 के अंत में जो चुनाव होगा उसमें नए लोगों को मौका दिया जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ भी। 85 में से 43 नए नाम हैं, लेकिन शिकायत पुराने लोगों से थी। दरअसल इस मामले में एक पेच आकर अटक गया। जो पुराने छत्रप थे उनका कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपनी लकीर तो बनाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने कोई दूसरी बड़ी लकीर बनाने की कोशिश नहीं की, और जब कोशिश की तब तक समय बहुत निकल चुका था। इसलिए सीमित विकल्प के कारण पुराने चेहरों को ही मौका दिया गया, जिसमें रायपुर पश्चिम से राजेश मूणत, भिलाई से प्रेम प्रकाश पांडे और बिलासपुर से अमर अग्रवाल जैसे ये वो नाम हैं जिन्हें लेकर कयास लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी यदि इन्हें टिकट नहीं देती है तो एक बड़ा संदेश जाएगा। आवाज तो इस बात की भी उठ रही थी कि राजनांदगांव से यदि डॉक्टर रमन सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं, तब कांग्रेस की ओर से जो मूल छत्तीसगढ़ियावाद या स्थानीयता का मुद्दा उठाया जा रहा था, उस मुद्दे का भारतीय जनता पार्टी बेहतर जवाब देगी। लेकिन कुछ नया करने के लिए साजा में जिस तरह से ईश्वर साहू को मैदान में उतारा गया है, वहां राजनीतिक पंडित भी हैरान हैं, जानकार भौचक हैं कि आखिर ईश्वर साहू के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा तुरुप का इक्का चला। दरअसल वहां वोटों के ध्रुवीकरण का मामला था। जिस तरह से ईश्वर साहू ने कैमरे के सामने आकर जो अपनी बातें रखी, मैंने 9 अप्रैल 2023 को जब ईश्वर साहू के पुत्र भुवनेश्वर साहू की जलती हुई लाश के सामने उनसे बात की, तब उन्होंने बेहद भावुक स्वर में जिस आक्रामक अंदाज में अपनी बातों को रखा, तब मुझे लग नहीं रहा था कि वो कोई आम मजदूर हैं। एक आक्रोशित पिता, एक दुखी पिता जो कि सिस्टम से परेशान था। साफ साफ ईश्वर साहू उस वक्त उन सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध आक्षेप लगा रहे थे। लगातार उन्होंने जो बातें रखी, उसके बाद कई मौकों पर मेरी उनसे बातचीत हुई। उनके घर जाकर भी मैंने उन्हें समझने की कोशिश की। तब उन्होंने बताया कि वो महाराष्ट्र में मजदूरी करते थे। शासन की जो अनुदान या जो भी मुआवजा दिया गया, क्या आपने उसको स्वीकार किया? नहीं, स्वीकार नहीं किए। आपको स्वीकार नहीं है? हाँ, अब जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे स्वीकार है ही नहीं। कौन से हिसाब से हमको, कौन से हिसाब से दे रहा शासन प्रशासन? क्या हमारे मुंह बंद करने के हिसाब से दे रहा है? यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा संदेश दिया। भाजपा की ओर से लगातार पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ में जिहादी ताकतों के बढ़ते आक्रमण और अपराध का विषय भाजपा की ओर से उठाया जाता रहा था। इस बारे में पत्रकारों ने जब सीएम भूपेश बघेल से पूछा, तब उन्होंने बेहद संभल कर सधे अंदाज में कहा कि वो तो अराजनीतिक व्यक्ति हैं। ये लोग लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी किसी टिकट देती है नहीं देती है, वो उनका नजरिया है। लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी के साझा में और भी कार्यकर्ता थे। ये तो विशुद्ध रूप से अराजनीतिक व्यक्ति है। साजा से भाजपा प्रत्याशी ईश्वर साहू के बारे में सीएम भूपेश बघेल ने सदैव अंदाज में जो कुछ कहा, दरअसल उसके पीछे भी एक गूढ़ कारण है। साजा में 40% से ज्यादा साहू मतदाता हैं, और जिस तरह से वहां पे हिंदू मुस्लिम वाली बातें आई, और उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार आरोप लगाए, उन आरोपों के स्वर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू से भी सुनाई दिए। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बोलते बोलते जो संकेत दिए, उनके एक एक शब्दों को आप गौर करें, किस तरह से उन्होंने अकबर और ढेबर का नाम लिया। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज छत्तीसगढ़ की जनता तैयार बैठी है।
राज्य की अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली, जन विरोधी, विकास विरोधी भूपेश, अकबर और ढेबर की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव या रविंद्र चौबे जैसे कद्दावर मंत्री का नाम ले सकते थे, जबकि एजाज ढेबर तो मंत्री भी नहीं है, वो तो रायपुर के महापौर हैं। लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम भूपेश बघेल के साथ मोहम्मद अकबर और सिर्फ ढेबर का ही नाम क्यों लिया, इसे भी आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। दरअसल जिस तरह का माहौल निर्मित हुआ है छत्तीसगढ़ में, जिस तरह की राजनीति हो रही है और जो संकेतों की भाषा से समझाने की कोशिश हो रही है, वही एक बहुत बड़ा कारण है जो ईश्वर साहू को साजा से भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 14 साहू प्रत्याशी उतारे थे, इस बार 10 साहू प्रत्याशी अभी तक जो 85 सीटें घोषित की गई है उसमें से उतारे हैं। लेकिन यहाँ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जो स्वयं साहू समाज से आते हैं, इसके अलावा रायपुर ग्रामीण से मोतीराम साहू जो साहू समाज या तेली समाज के राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, और अब ईश्वर साहू को भी उन्होंने मैदान में उतार दिया। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि छत्तीसगढ़ में जहाँ सबसे ज्यादा ओबीसी आबादी है और उस ओबीसी आबादी में से भी सबसे ज्यादा आबादी साहू समाज की है, तो इस बार साहू समाज को कैसे भी करके अपने पाले में लाया जाए। वैसे अभी कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची आई नहीं है, घोषणा पत्र सामने आया नहीं है, जबकि पिछली बार यानी 2018 में कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण पार्टी का मैनिफेस्टो बताया जा रहा था, जहां गंगा जल हाथ में लेकर कांग्रेस के नेताओं ने धान की कीमत के साथ शराबबंदी और नियमितीकरण जैसे तमाम वादे रखे थे। अभी चुनाव प्रचार का मौसम शुरू ही हुआ है, आगे बहुत कुछ रंग देखने को मिलेंगे। लेकिन यह समझने वाली बात यह है कि अब की बार जो चुनाव हो रहा है उसे देश की जनता पहली बार महसूस करेगी, क्योंकि डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में सब कुछ तुरंत महसूस किया जाता है, क्रिया की प्रतिक्रिया भी बहुत जल्दी आ जाती है। वैसे चुनाव तो 5 राज्यों में हो रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में भी हो रहे हैं। लेकिन जो हिंदी पट्टी की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने इन बड़े राज्यों को खो दिया था। हालांकि 2020 में कांग्रेस के टूटे हुए विधायकों को मिलाकर मध्य प्रदेश में किसी तरह सत्ता हासिल कर ली थी। अभी इन 3 राज्यों में जहां चुनाव है वहां तेलंगाना और मिजोरम में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का सवाल नहीं उठता, लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में सबसे ज्यादा कमजोर अभी भी बताई जा रही है। लेकिन यह गौर करने वाली बात यह भी है कि अभी पीएम नरेंद्र मोदी का कैंपेन शुरू नहीं हुआ है। ऐसा माना जाता है कि पीएम के कैंपेन के बाद 4, 5, 6, 7% तक वोट बढ़ जाते हैं। कांग्रेस इस मामले में सौभाग्यशाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है और कांग्रेस के आला कमान यदि दौरा करते हैं तो इसका घाटा ही होता है। लोकप्रियता के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी के आसपास कोई नहीं है। यहाँ प्रश्न यह भी उठता है कि क्या खाली नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा सकता है? तो छत्तीसगढ़ के मामले में तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन ऐसा फिर क्या नया होने जा रहा है, इस पर हमारी लगातार पड़ताल जारी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी गलतियों से अलग घोषणा पत्र में कुछ ऐसा बड़ा करने जा रही है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। पूरा फोकस हालांकि धान के मुद्दे पर होगा, लेकिन इसके अलावा भी जो धान की कीमतें राष्ट्रीय स्तर पर जो एमएसपी दी जा रही है उससे कितना ज़्यादा बढ़ा कर दिया जाएगा, इसकी काट मौजूदा सरकार ने निकाली राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास भी चुनौती होगी कि कितनी ज़्यादा धान की कीमत दी जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा किया, तो शिवराज सिंह की मध्य प्रदेश वाली सरकार ने 450 रुपए में सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया। यानी तू डाल डाल मैं पात पात। चुनाव जीतने के लिए कोई सिद्धांतों वाली बात नहीं होगी। हर हाल में कांग्रेस और भाजपा अपनी ओर से पूरा दमखम लगा देगी। मौजूदा समय में राज्यों के चुनाव लोकसभा से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। कांग्रेस के पास कुल जमा 53 सीटें हैं पूरे देश भर में, और जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ 82 सीटें हैं, वहाँ करीब 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। ऐसे में यदि राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बिगड़ता है तो इसका असर लोकसभा सीटों पर भी पड़ना स्वाभाविक है। राजस्थान में लोकसभा की 25 में से 25 सीटें भाजपा के पास है, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 भारतीय जनता पार्टी के पास है, और छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 लोकसभा सीटें भाजपा के पास है। मिजोरम में 2 में से 1 है, तेलंगाना में 17 में से 4
सीटें हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का 2019 के लोकसभा चुनाव का परफॉर्मेंस है। इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद नहीं है, लेकिन इस पुराने परफॉर्मेंस को बनाए रखने की भी एक चुनौती होगी। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से वोटों के ध्रुवीकरण का काम हो रहा है, यहाँ कांग्रेस को खतरा है युवा वोटों के खसकने का। यही कारण है कि सीएम भूपेश बघेल बार बार सीजीपीएससी और तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय देते हैं और उन्होंने ये बता दिया कि सीजीपीएससी में जो गड़बड़ी हुई है वो पहली बार नहीं हुई है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ऐसी गड़बड़ियां पहले भी होती रही है। सरकार में बैठे हुए लोगों के रिश्तेदार और अधिकारियों के मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, एक भी मंत्री, एक भी विधायक किसी का रिश्तेदार नहीं है, तो सरकार के इसमें कोई भूमिका नहीं है। दूसरी बात, अधिकारियों के बारे में तो कोर्ट में जवाब वो लोग दे रहे हैं। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई भी पीएससी के एग्ज़ाम जितने भी हुए सारे के सारे विवादित रहे। हाई कोर्ट में उसके खिलाफ फैसले आए, लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं की रमन सिंह ने, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। इसका मतलब यह है गड़बड़ी थी, और गड़बड़ी है तो उस आधार पे कार्रवाई करना था। आज रमन सिंह आज किस आधार पे बयान कर रहे हैं? उसके कौन से ऐसे पीएससी के एग्जाम है जो विवादित ना रहा हो? छत्तीसगढ़ में 29 साल से नीचे जो 46 लाख मतदाता हैं उसकी फिक्र करते हुए ऐसा स्टेटमेंट जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए कारगर हो सकता है। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ओर से गाय गोबर राम रामायण राम वनगमन पथ जैसे तमाम मुद्दों के अलावा रामायण प्रतियोगिता जैसी योजनाओं को आगे रखते हुए ये बताने और समझाने की कोशिश की गई कि हम भी राम भक्त हैं, हम भी हिंदूवादी हैं। हालांकि कांग्रेस की रीति नीति को पूरा देश अच्छी तरह समझता है। छत्तीसगढ़ में बयार कुछ उल्टी बह रही थी, तभी लोग व्यंग कसते रहे। सोशल मीडिया के दौर में यंगस्टर खासकर बेहद तीखे व्यंग्यबाण छोड़ते हैं। चुनाव के दौरान ऐसी ही कई और रंग बदलती तस्वीरें हमको मिलती रहेगी। आक्रोश के कई स्वर हमको सुनाई दे रहे हैं। हमसे लोग सीधे संपर्क करते हुए कुछ अंदर की ढेर सारी बातें बता रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि राजनीति के माध्यम से देश और समाज में अच्छा काम करने वाले लोग आगे आएं, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।